आधुनिक समय में हमारा सबसे भयानक दुश्मन है कैंसर। कई प्रकार के, कई लक्षणों और कई प्रभावों के साथ इस एक बीमारी ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को घेरा हुआ है। मानवीय शरीर में असाधारण कोशिकाओं के तेजी से और आमतौर पर उनकी सीमाओं से ज्यादा बढ़ने से कैंसर होता है। कैंसर शरीर के दूसरे अंगों में फैलकर उन पर आक्रमण कर सकता है। अब एक स्टडी में यह पता चला है कि मोटापे से ग्रसित असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव वाली महिलाओं को एंडोमेट्रियल यानी गर्भाशय की परत में पनपने वाले कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोटापा बनता है एंडोमेट्रियल कैंसर की वजह। गर्भ निरोधक भी बन सकती है कैंसर की वजह। असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव है बड़ा लक्षण। चालीस से 55 वर्ष की 72 महिलाओं पर अध्ययन। मोटापे से ग्रसित असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव वाली महिलाओं को एंडोमेट्रियल यानी गर्भाशय की परत में पनपने वाले कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए अधिक बॉडी मास इंडेक्स वाली महिलाओं को असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला है। इसे जर्नल ऑफ मिड लाइफ हेल्थ में स्थान मिला है। ये अध्ययन सौम्या वाजपेयी कौर, सुनमीत सिंह और अमरजोत सिंह ने किया है। अध्ययन में असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव से पीड़ित 40 से 55 वर्ष की आयु की 72 महिलाओं को शामिल किया गया। ये महिलाएं संस्थान में जून 2022 से मई 2023 तक 12 महीने की अवधि में आई थीं। इन महिलाओं की एंडोमेट्रियल बायोप्सी की गई। इसमें पाया गया कि 22 महिलाओं में एंडोमेट्रियल संबंधी बीमारी थी। 13.6% मामले कैंसर के थे। बीएमआई के आधार पर 51.5% अधिक वजन वाली महिलाएं थीं। 31.9% सामान्य बीएमआई और 11.1% मोटापे से ग्रसित थीं। अध्ययन में यह निष्कर्ष दिया गया कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया के कारण उच्च बॉडी मास इंडेक्स और असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के बीच सीधा संबंध है। इसलिए असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव, एंडोमेट्रियल कैंसर और हाइपरप्लासिया से बचने के लिए शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रारंभिक प्रक्रिया के रूप में असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव की पहचान ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड से की जा सकती है। इसमें योनि के माध्यम से अल्ट्रासाउंड किया जाता है। एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए मोटापे के साथ ही गर्भ निरोधक का ज्यादा इस्तेमाल भी एक वजह बन सकती है। इनके अलावा रजो निवृत्ति हार्मोन थेरेपी से भी इस बीमारी का खतरा रहता है। शुरुआती चरण में बीमारी की जानकारी होने पर आसानी से इलाज संभव है, जबकि देरी होने पर यह मौत की वजह बन जाती है। सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और दवाओं से इस बीमारी का इलाज संभव है। एंडोमेट्रियल कैंसर का सबसे बड़ा लक्षण असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव है। अगर महिला को असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव है, विशेषकर रजो निवृत्ति वाली महिलाओं को, तो वे सतर्क हो जाएं। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि गर्भाशय कैंसर क्या होता है। हमारे साथ डॉक्टर्स का विशेष पैनल भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अनीता मलिक जो कि सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट और पहले एम्स में भी वो कार्यरत रह चुके हैं। उन्हीं से बात करेंगे, समझेंगे गर्भाशय कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर अनीता मलिक से जानना चाहूँगी मैं। डॉक्टर अनीता, ये जो गर्भाशय का कैंसर है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये क्या है और ये कैसे होता है? जो एंडोमेट्रियम है, जिसको वोब कहते हैं या बच्चादानी कहते हैं, उसकी जो लाइनिंग से अगर ये कैंसर शुरू हो रहा है तो उसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके से इस कैंसर को समझा जा सकता है। डॉक्टर प्रफुल्ल, अगर इसके सिम्टम्स की बात, क्योंकि कोई महिला है अगर उसमें ये सिम्टम्स हैं तो वो समझ सकेगी और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंच पाएगी, तो क्या वो सिम्टम्स हैं जिसको हम समझ के
तुरंत डॉक्टर का रुख करें? तो मैम लकीली इस कैंसर के सिम्टम्स काफ़ी अलार्मिंग होते हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी केसेस बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। टिपिकली होता है कि जिन फीमेल्स के पीरियड्स बंद हो चुके हैं उनमें रिपीट ब्लीडिंग होती है बच्चेदानी से, विच इज़ अ बहुत ही अलार्मिंग सिम्टम होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स टिपिकली बहुत जल्दी मेडिकल केयर ले लेते हैं। तो यानी कि मीनोपॉज के बाद अगर फिर से ब्लीडिंग हो रही है तो ये एक बड़ा अलार्म है और इसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ये एक सिम्टम हो गया डॉक्टर अनीता। क्या इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं? क्या मीनोपॉज के बाद के सिम्टम्स हैं या उससे पहले भी कुछ इस तरह के अलार्म्स होते हैं जिसको हम समझ पाएँ और डॉक्टर के पास जा पाएँ? सो पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में अगर डिस्चार्ज है, एब्डोमिनल पेन है, लोअर बैक पेन है, तो ऐसे पेशेंट्स में साथ में ब्लीडिंग है तो ये सोचा जा सकता है कि उसमें आगे टेस्ट कराए जाएं। उसके अलावा हमें यंग पेशेंट्स में भी ये एंडोमेट्रियल कैंसर के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं और जिसमें कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम फर्दर टेस्ट एडवाइस करते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि फिर टेस्ट करके इसको समझा जाता है कि ये कैंसर किसी को हुआ है। डॉक्टर प्रफुल्ल, टेस्ट किस तरह के होते हैं इसके? किस तरह के टेस्ट वो होते हैं जिससे जिनको करवाया जाता है? डॉक्टर्स बताते हैं कि आप ये टेस्ट करवाएं। क्या क्या वो टेस्ट होते हैं, आप ज़रा बताएंगे? ठीक है मैम, इस कैंसर को स्कैन्स के थ्रू पकड़ने में प्रॉब्लम ये होती है कि एक नॉर्मल फीमेल में एज के हिसाब से एंड अगर प्रीमेनोपॉजल है तो साइकिल के हिसाब से जो यूट्रस की लाइनिंग है उसकी थिकनेस ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसमें टिपिकली एक खास टाइप का अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसे ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं और उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि उस फेज के हिसाब से या पेशेंट की एज के हिसाब से लाइनिंग ज़्यादा मोटी तो नहीं है, स्पेशली अगर लाइनिंग किसी एक तरफ ज़्यादा मोटी है, मतलब एसिमेट्रिकली मोटी है, मतलब वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। अगर हमें इसका सस्पिशन होता है तो फिर हमारे पास काफ़ी तरीके होते हैं बायोप्सी यानी टुकड़े की जांच करने के लिए। हम डायरेक्टली एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर सकते हैं वहाँ से, जैसा कि स्टडी में किया गया था, या फिर एक और होता है जिसमें हम जितनी लाइनिंग होती है उसकी एक सारी लेयर एक बार में निकाल लेते हैं, जिसे क्यूरेटाज बोलते हैं। वो भी एक ऑप्शन होता है, बट टिपिकली हमेशा कोई ना कोई फॉर्म ऑफ बायोप्सी या टेस्टिंग, इन्वेजिव टेस्टिंग हमेशा नेसेसरी होती है इसको कंफर्म करने के लिए। जी डॉक्टर अनीता, अगर एज की मैं बात करूं तो किस उम्र की महिलाओं में ये जो गर्भाशय कैंसर है इसके होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं? वो एज लिमिट्स क्या है? सो कॉमनली एज है पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में 55 to 65 की एज है, बट लेकिन यंग पेशेंट्स में भी 45 की एज में भी हम आजकल ये कैंसर देख रहे हैं। बिल्कुल, तो यानी कि आफ्टर 45 ये कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। और इसके ट्रीटमेंट की तरफ अगर बढ़ें, अब मैं लाइफस्टाइल पे भी आऊँगी लेकिन पहले ट्रीटमेंट थोड़ा जानूंगी इसके ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर यूट्रस का कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है डॉक्टर प्रफुल्ल, तो क्या फिर गर्भाशय रिमूव करके इनफ होता है, ये कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है, या फिर इसके बाद भी चांसेस रहते हैं? किस तरीके से इसके ट्रीटमेंट को किया जाता है? ठीक है मैम, तो सबसे पहले इसमें जो है रेयरली बिना ऑपरेशन के इनका ट्रीटमेंट हो जाता है, बट मोस्टली सर्जरी से यूट्रस एंड साथ में ओवरीज निकाली जाती हैं एंड उसके बाद जो स्पेसिमेन होता है यूट्रस का उसमें देखा जाता है कि कैंसर कितना उसकी वॉल के अंदर गया था। अगर वो उसने वॉल को इन्वेड, जो यूट्रस में मसल बहुत होती है क्योंकि उसका पर्पस चाइल्ड बेयरिंग होता है एंड चाइल्ड फिर डिलीवरी होता है, तो अगर हमें लगता है कि वो मसल में काफ़ी जा रहा है तो खतरा है कि शरीर में कहीं और भी फैल ना गया हो। उस सिचुएशन में रेडियोथेरेपी यानी सिकाई और कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी केसेस में सर्जरी बाय इटसेल्फ इज इनफ। दैट इज़ इनफ, मतलब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है और उसके बाद जो महिला है अपना जीवन सामान्य तरीके से बिताती है। अब ज़रा कारणों की तरफ अगर हम बढ़ें डॉक्टर अनीता, क्या क्या कारण इसके पीछे समझे जाएं? एक मीनोपॉज के बाद एक आप लोगों ने बताया कि ये एक बड़ी वजह बन सकती है या एक बड़ा सिम्टम इसे मान सकते हैं, लेकिन इसके अलावा, क्योंकि जब भी कैंसर की बात आती है, किसी भी बीमारी की बात आती है, और इतने समय से जब हम डॉक्टर्स से बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा मेजर कारण वो बताते हैं हमारी लाइफस्टाइल, जो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा चेंज होती जा रही है। तो क्या यहाँ पर भी लाइफस्टाइल एक बड़ा कारण है, या फिर महिलाओं की जो लाइफ होती है उसमें वो बेबी डिलीवर करती हैं उस समय, या क्या क्या ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से ये जो गर्भाशय कैंसर है इसके होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं? तो ये कैंसर जो है ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, तो महिलाएं जिनमें मेंस्ट्रुएशन जल्दी शुरू हो रही है, अर्ली मिनार्की जिसको बोलते हैं वो, और लेट मीनोपॉज हो रही है, तो उस ड्यूरेशन में
इसका एक्सपोजर ज़्यादा होता है इस हार्मोन का, सो ऐसी फीमेल्स रिस्क पे रहती हैं। दूसरा, किसी पेशेंट्स में जैसे अगर हार्मोनल मैनिपुलेशन किया गया है, जैसे पीसीओडी के लिए ट्रीटमेंट लिया है फीमेल्स ने, या पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए अगर लंबे टाइम हार्मोन्स लिए हैं पेशेंट्स ने, तो इस तरह की फीमेल्स एक रिस्क पे रहती हैं। दूसरा, कहा जाए कि लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि मोटापा हुआ और डायबिटीज़ हुई पेशेंट को, हाइपरटेंशन हुए, तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ये तीनों ही चीज़ें इस कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर प्रफुल्ल, अगर हम बात करें क्या क्या रीजंस हैं, क्या खान पान में हम कुछ बदलाव कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा हो हमारी हेल्थ के लिए, आने वाले समय में महिलाओं को इस तरह की बीमारियों से ना जूझना पड़े? खान पान एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि समय की कमी होती है, ज़्यादातर महिलाएं अब वर्किंग हैं, तो फिर कुछ भी खा लिया, एक बर्गर में दिन बिता लिया, इस तरीके का उनका खान पान रहता है। तो ये फास्ट फूड जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर वीकेंड्स पे ड्रिंक्स का चलन है, ये भी कारण बनते हैं क्या इस यूट्रस के कैंसर के? ओके मैम, डायरेक्टली नहीं, लेकिन वेट बढ़ जाता है इन हैबिट से, उसकी वजह से होता है। अगर डायरेक्टली फूड की बात करें तो फाइटो एस्ट्रोजन करके एक चीज़ बोलते हैं जो सोयाबीन में होता है। एस्ट्रोजन आपको पता होगा फीमेल हार्मोन होता है, तो सोयाबीन में उसका एक प्लांट का वर्जन होता है, लेकिन क्या उससे ये बीमारी होती है वो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन अनहेल्दी ईटिंग हैबिट से, अल्कोहल से वेट गेन होता है, एंड उससे जो हमारा फैट बढ़ता है, फैट बेसिकली फीमेल हार्मोन एक्सेसिवली बनाता है। और अनलाइक जो नॉर्मल फीमेल हार्मोन होता है, वो क्या होता है मैम, वो साइकिल में चलता है। 14 दिन के लिए एस्ट्रोजन बढ़ता है जो रिस्क बढ़ाता है, तो 14 दिन के लिए उसका काउंटर पार्ट होता है प्रोजेस्टेरोन जो उसका रिस्क कम कर देता है। सो अगर आप कुदरत देखोगे तो आपको बचा के रखते हैं ये साइक्लिकल वो। लेकिन जब आपके पास कोई ऐसा एक्सपोजर हो जिसमें लगातार एस्ट्रोजन ही चले जा रहा है जो कि आपका फैट से हो रहा है, तो उसमें फिर आपका यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। यानी कि मोटापा, अब तक जो आप लोगों ने बात बताई उससे समझ में आया कि मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है, और मोटापे की वजह से ये गर्भाशय कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। डॉक्टर अनीता, क्योंकि मोटापे के लिए आजकल आप देख रहे होंगे, क्योंकि ट्रेंडिंग वाला ज़माना है, रील्स वाला ज़माना है, और मोटापा कम करने के लिए बहुत सारी महिलाएं प्रयासरत भी हैं, लगातार कोशिशें करती हैं, डाइटिंग भी करती हैं। कई बार वो डाइटिंग बहुत हानिकारक भी हो जाती है उनके लिए, क्योंकि बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देती हैं, या फिर एक्सरसाइज, एक्सेसिव एक्सरसाइज, वो भी हमने देखा है। तो क्या सही तरीका है ताकि पहले तो मोटापा कंट्रोल, जो जड़ हम इसकी बात कर रहे हैं, मोटापे को कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी या फिर मेनोपॉज के टाइम जो लेडीज़ होती हैं उनका जो वेट है वो बहुत बढ़ जाता है। सो दोनों ही एक्सट्रीम ख़राब हैं। अगर हम डाइटिंग की बात करें तो डाइटिंग करके फिर बिंज ईटिंग करते हैं, फिर वीकेंड्स पे लेते हैं सब, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उससे वेट आप मेंटेन कर सकते हैं। तो दोनों ही एक्सट्रीम हमें अवॉइड करनी चाहिए। आमतौर पे बैलेंस्ड हमें एक लाइफ जीनी है जिसमें कि हाई प्रोटीन्स लेने हैं, सिलेक्टिव जो उसमें फ़ैट हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, वो कम करने हैं हमें, और जो रेगुलर ईटिंग हमें एक रखनी है जिसमें कि फाइबर्स ज़्यादा हों। बिल्कुल, तो यानी कि बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ की ज़रूरत हमें है, तभी हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, आने वाली किसी भी बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। दूसरा एक चीज़ डॉक्टर प्रफुल्ल, क्योंकि जब भी कैंसर ऐसा शब्द है, ऐसी बीमारी है, भले ही वो उसको क्योर किया जा सकता है, फर्स्ट स्टेज का हो, सेकंड स्टेज का हो, लेकिन जैसे ही मरीज़ को इस बारे में पता चलता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और उसके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय इतनी पैनिक सिचुएशन हो जाती है। कैसे उस पेशेंट को कंसोल किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, उसकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? ठीक है मैम, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम ऑन्कोलॉजी में बोलते हैं कि सिर्फ पेशेंट ही मरीज नहीं होता, जो केयर गिवर्स हैं स्पेशली उनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक, क्योंकि कई बार जिनको ये बीमारी हुई है वो ये चीज़ समझने की उस समय क्षमता नहीं रखते। उसमें अगर आप स्टेज, परसेंटेज, ये थेरेपी वो थेरेपी बताओगे, उन्हें शायद समझ में ना आए, शायद वो समझने के मूड में ना हो, शौक में हो, और इस चक्कर में वो कई बार गलत डिसीजन भी ले सकते हैं कि क्योरेबल कैंसर है तब भी आपने इलाज नहीं लिया, या फिर आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ चले गए जबकि आपका स्टेज 1 था। तो इसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो केयर गिवर पढ़े लिखे हैं या जो अलर्ट हैं एंड जो पेशेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, सबसे पहले उनको ढंग से समझाया जाए कि ये बीमारी क्या है,
इलाज से हमारा क्या पर्पस है, हम जड़ से बीमारी हटाना चाह रहे हैं या बस बीमारी काबू करना चाह रहे हैं, बीमारी पूरी तरह जाने का क्या प्रोसेस है, क्या संभावना है, और जाने के बाद वापस आने की क्या संभावना है, और इस सब के साथ पेशेंट और उनकी फैमिली नॉर्मल लाइफ कैसे जिए। जितना हर चीज को कवर करते हुए एक बार आराम से बैठ के समझाया जाएगा, लोगों को उतनी तसल्ली हो जाती है। कई बार उन्हें पता भी नहीं होता कि हमें ये सवाल पूछने हैं, बट जब बताया जाए तो उन्हें राहत आती है। वो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है उस टाइम पर, जब क्योंकि ये मुसीबतों का पहाड़ एक परिवार पर टूट पड़ता है जब भी कैंसर शब्द की बात आती है, और स्पेशली जब महिला के साथ हो तो वही पूरी घर की देखरेख करती है, वही घर को संभालती है। और डॉक्टर अनीता, कई बार उस देखरेख में, उस घर को संभालने में वो महिला अपने आप को पीछे छोड़ देती है। हमने तो बचपन से यही देखा है अपने घर में भी, आसपास में भी, कि महिलाएं पहले बाकी सबका ख्याल रखती रहती हैं, खाना पीना, अपने खाने की कोई टाइमिंग नहीं है, घर के ये 4 काम कर ले। उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें होती है कि नहीं, पहले सारे काम फिर खाना, भले ही कितनी लेट हो रहा है, अपने पर ध्यान नहीं देना, रेस्ट नहीं लेना। और वैसे भी कहते हैं कि जो होम मेकर्स होती है उनका तो संडे भी नहीं होता, उनको तो वो छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो एक ये सजेशन मैं ज़रूर चाहूँगी उन महिलाओं के लिए जो अपने आप को कई बार पीछे छोड़ देती हैं, कैसे खुद की बॉडी का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। महिलाओं के लिए यही मैसेज है कि वो अपना टाइम से उठें, प्रॉपर मील्स लें जिसमें कि क्वालिटी प्रोटीन्स हैं, फाइबर्स हैं, और व्यायाम करें, और टाइम से सों, रेस्ट पूरा लें। तो उनको एक बैलेंस्ड जो लाइफस्टाइल है वो अपनाना है, और ताकि उनका हाइट वेट मेंटेन रहे। और ओबेसिटी जो वो है कॉमन है जो अभी दिल्ली की पॉपुलेशन में, वो वाली चीज़ हमें अवॉइड करनी है। बिल्कुल, तो सबसे पहले अपना ख्याल रखना महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर प्रफुल्ल, क्योंकि अभी हमने बात की कि कैंसर की जब बात आती है सबसे पहले तो परिवार टूट जाता है, परिवार को लगता है कैसे ठीक होंगे, सबसे पहले इंसान को जान की फिक्र होती है। दूसरी जो मेजर परेशानी आती है वो आती है फाइनेंशियल। अगर किसी के पास बेतहाशा पैसा है तो उसको सिर्फ ये होता है कि कितना भी पैसा लग जाए लेकिन शख्स ठीक हो जाए, लेकिन अगर पैसे की भी कमी है तो ये अपने आप में 2 बड़े चैलेंजेस हो जाते हैं। अगर मैं सिर्फ इस गर्भाशय कैंसर की बात करूँ तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो कितना, उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट जाती होगी? हम ये डिपेंड करेगा आप ट्रीटमेंट कहाँ से ले रहे हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में तो ये ऑलमोस्ट एंटायर ट्रीटमेंट फ्री हो जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रेंज है मैम, सब अगर सिर्फ ऑपरेशन हुआ है तब तो इट कैन बी डन इन 30-40,000, बट अगर रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी भी लगी है तो 6 साइकिल्स ऑफ कीमो प्लस आरटी समवेयर अराउंड 2-2.5 लाख तक किसी डिसेंट हॉस्पिटल में जा सकता है। तो इस प्रोग्राम पे मैं यही बोलना चाहूँगा, समथिंग जो वेस्ट में बहुत ज़्यादा है और इंडिया में नहीं है, इसकी हमारा इंश्योरेंस का कवरेज काफ़ी ख़राब है। इंश्योरेंस या तो होती नहीं है, या इंश्योरेंस में लोग बस एंजियोप्लास्टी के हिसाब से रखते हैं कि 1 लाख में वो हो जाती है तो 5 लाख का कवर ले लो, वो भी फ्लोटिंग 4 लोगों के बीच में। ऐसे नहीं करना चाहिए। आने वाले टाइम में कैंसर और हार्ट डिजीज आर द 2 मोस्ट कॉमन किलर्स इन इंडिया। कवर शुड बी ऑप्टिमम एंड शुड ऑल कवर हमेशा वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से आपको जरूरत पड़ गई तो फिर वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो फिर आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। अदरवाइज काफ़ी स्कीम्स भी हैं, बट उन स्कीम्स में आपका नाम होना इज मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स के लिए है, आयुष्मान भारत है, बट उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हो पाए। तो इट्स बेस्ट कि आप एक बहुत अच्छा इंश्योरेंस कवरेज अपने पास रखो, या अगर आपकी फैमिली में कोई है जिसके पास एक गवर्नमेंट बेस्ड पैनल है जैसे DGHS, CGHS, ESI, तो फिर दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। बिल्कुल, तो यानी कि इस बात का ख्याल, क्योंकि कई बार जो इंश्योरेंस की बात आपने कही ये बहुत सही बात है कि ज़्यादातर ये सोच होती है कि अरे कोई बीमारी नहीं हुई, वो पैसा तो वेस्ट चला गया। लेकिन ये सोचना कि अगर 1% भी ऐसी कोई बीमारी आ गई तो फिर वो इतना सारा कहाँ से अरेंज होगा, अगर इसको किया जाए तो शायद ये इस वाली समस्या से बच सकते हैं। खान पान की मैं अगर बात करूं डॉक्टर अनीता, अगर किसी को गर्भाशय का कैंसर हो गया है, ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या क्या उसकी डाइट में शामिल होना चाहिए, क्या क्या उसको ख्याल रखने चाहिए? डाइट में जो कंपोनेंट्स हैं वो हाइट वेट और बॉडी सरफेस के हिसाब से होने चाहिए, जिसमें कि प्रोटीन्स है, फैट है, कंटेंट है, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर रेशो में होने चाहिए, और ताकि उसमें पेशेंट का जो ओवरवेट वाला है वो वाली चीज़ बैलेंस्ड हो।
बिल्कुल, तो ऐसी डाइट होनी चाहिए। एक तो वेट पे बार बार आप दोनों का जोर जा रहा है, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि वेट मैनेजमेंट, चाहे आपको कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है और ना हो, इसके लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्टर प्रफुल्ल वेट मैनेजमेंट है, जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक समय था जब भारत की खासतौर पर बात करें तब वेट इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन आज मोटापा एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, और मोटापे की वजह से जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, गर्भाशय कैंसर। डॉक्टर प्रफुल्ल। हाँ मैम, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो मैनुअल लेबर बेस्ड वर्क होता था उस ज़माने में, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। हर चीज़ के लिए कन्वीनियंस आ गई है। अब तो अब की डेट में तो ग्रोसरीज लाने के लिए भी हमारे पास ऐप्स हैं। दूसरी चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। हमारे पास बाहर से खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं। तीसरी चीज़ है क्वालिटी ऑफ द फूड। उसमें भी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब के प्रयोग की वजह से दिक्कत तो आई है। चौथी चीज़ हो गई आपकी फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल का प्रचलन। इस सब की वजह से वेट बढ़ना आसान हो जाता है। लेकिन इसमें ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है मैम कि अगर आप किसी को बोल दो कि इस सब में से कोई भी चीज़ कभी आपको करनी नहीं है, तो फिर आपको भी पता है, हमें पता है कि फिर वो एडवाइस कभी फॉलो होगी नहीं होगी। तो बैलेंस, इन माय ओपिनियन, अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, बैलेंस्ड डाइट का ये मतलब नहीं है कि आप हर दिन तोल के उतना ही दाल या राजमा खाओ। इट मीन्स कि इन द लॉन्ग रन चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपको हफ्ते में एक बार बाहर से खाना है, आप खाओ, लेकिन इट शुड नॉट बिकम रेगुलर। ओवरऑल आपकी हैबिट्स हेल्दी होंगी, एक्टिव रहोगे, तो आपका वेट कंट्रोल ही रहेगा। वो बैलेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसको हम लोग करते हैं तो एक अच्छी हेल्दी लाइफ हम लोग लेकर चल सकते हैं। डॉक्टर अनीता, क्योंकि अभी डॉक्टर प्रफुल्ल ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की कि अगर किसी को कैंसर होता है, गर्भाशय कैंसर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो सरकारी अस्पतालों में होता है। क्योंकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहता है? क्योंकि कई बार लोग डरते हैं, उनको लगता है कि बड़ा टाइम लगेगा, कोई सुनेगा नहीं। क्या एक प्रोसीजर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले स्क्रीनिंग ओपीडीज़ होते हैं, फिर वो देखते हैं कि पेशेंट सर्जिकल कैंडिडेट है तो वो सर्जन के पास भेजते हैं। सो ऑब्वियसली देयर इज़ क्यू, बहुत सारे पेशेंट्स हैं वहाँ पर, और फिर उस हिसाब से अगर सर्जरी हो गई है तो फिर उनको रेडिएशन या कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, तो उस तरह से वो अलग अलग ओपीडीज़ में पेशेंट को रेफ़र किया जाता है, भेजा जाता है। तो पेशेंट्स हैं वहाँ पे काफ़ी, तो उस हिसाब से थोड़ी क्यू और वो चीज़ है वो भी मैनेज हो रही है, वहाँ पे करने की कोशिश हो रही है। और गवर्नमेंट के नए सेंटर्स भी आ रहे हैं, और काफ़ी हद तक कॉस्ट हम इस हिसाब से कंट्रोल हो पा रही है वहाँ पे। क्योंकि समय अब इशारा कर रहा है, तो चलते चलते क्या आप दोनों के लास्ट ओपिनियन है, लोगों को क्या संदेश है ख़ासतौर पर गर्भाशय कैंसर को लेकर? डॉक्टर अनीता, आपसे। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हाथ में हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, कि जैसे कि डिस्कस हुआ है कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, एक्चुअली जो ओबेसिटी से रिलेटेड, अगर ब्लड प्रेशर भी उससे रिलेटेड है, एक्चुअली ये सारी चीज़ें को रिलेटेड हैं। अगर हम वेट कंट्रोल कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। तो यही, और बैलेंस डाइट है, तो यही सारे रिस्क फैक्टर्स को हम मॉडिफाई करके इसके इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल, मैं 2 मैसेज देना चाहूँगा मैम। पहला कि कैंसर इज़ नॉट अ होपलेस डायग्नोसिस एनीमोर। हर कैंसर के टाइप के लिए बहुत दवाइयाँ आ गई हैं। कई अर्ली स्टेज कैंसर्स अब ठीक हो जाते हैं। कई एडवांस स्टेज कैंसर्स में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी की मदद से सर्वाइवल बहुत प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है। तो प्लीज़, अगर आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं या आपके पास ये डायग्नोसिस है, तो समझिए कि आपको इलाज बिल्कुल लेना चाहिए। हाथ पे हाथ रख हार नहीं माननी है। दूसरी चीज़, इट इज़ बेस्ट अगर ऐसी कोई बीमारी ना हो तो स्पेशली फॉर यंग पीपल, प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग रन। लाइफस्टाइल अपने रिस्ट्रेंट्स के हिसाब से आप जितना मैनेज कर सकते हो उतना करो। अगर आप आइडियल के पीछे जाओगे तो हो सकता है आप कुछ ना कर पाओ 1 हफ्ते के बाद। एंड have a good insurance. Always have a very good insurance cover for the entire family. बहुत ही अच्छी राय, क्योंकि 2 परेशानी हमने इस पर डिस्कस भी किया कि 2 चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। एक तो मरीज़ की चिंता कि वो ठीक कैसे होगा, और दूसरा फाइनेंशियल, आपके अगर ग्लिचेस चल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा, क्योंकि समझ में आया कि गर्भाशय कैंसर, और कैंसर को सुन के अक्सर लोग डरते ही हैं, क्या है, क्या क्या हमें करना है इसके लिए, और ये ना हो इसके लिए भी कैसे अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस्ड रखने की हमें ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर प्रफुल्ल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए।